नज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है कोविड मैनेजमेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। यानी आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है ख़ास तौर से हमारी वादी में वो क्या कुछ है और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ वादी कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर जनाब पांडुरंग पोले साहब इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या कुछ किया जा रहा है। ये जो एक और कोविड की वेव इस वक्त हम सब उससे जूझ रहे हैं, उसको कंटेन करने के लिए लोगों को कम से कम लोगों पे इसका असर हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। जी ड्यूकम साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आपसे शुरू में जानना चाहेंगे कि मौजूदा सूरत हाल कोविड की हवाले से क्या है, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? बेसिकली ये कोविड की थर्ड वेव है जी। मार्च 2020 में फर्स्ट वेव आई थी, फिर उसके एक साल के बाद सेकंड वेव आ गई और अभी ये जो है जनवरी फर्स्ट वीक से हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। जी। तकरीबन आप देखते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 5,500 से 6,000 पॉजिटिव केसेस पिछले एक हफ्ते से आ रही है जी। और उसमें 2/3 तकरीबन 3,500 से 4,000 जो केसेस है वो कश्मीर की है। जी। और उसमें भी ज़्यादातर नंबर जो है, जैसे यहाँ की आबादी है श्रीनगर जिले की, ज़्यादातर केसेस है। जी। आज के हालात के हिसाब से तकरीबन 1.5 से 2% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जो फेज सेकंड में 5% लोगों को पड़ती थी। जी। जहाँ तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात है, इस फेज में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं पड़ रही है जितनी फेज सेकंड में पड़ती थी। लेकिन डेफिनेटली जिन जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ है, कोई दूसरे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे कहीं कैंसर है, डायबिटिक है, कोई हार्ट, लंग्स या दूसरे कोई इश्यूज अगर है, उनको डेफिनेटली जो है इस फेज में भी डिफिकल्टी जा रही है और उसमें भी कैजुअलिटीज हो रही है। डेली 5 से 7-10 तक जो है कम ज़्यादा डेथ्स जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस फेज में भी आ रहे हैं। ओवरऑल जो है अभी हम फेज 3 के शुरुआती दौर पर है, पीक अभी तक आया नहीं है। डेफिनेटली लगता है कि 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे पीक को। बेहतर इतना रहेगा कि हम पीक को कितना फ्लैटन करें। कर्व जो है शार्प रहने के बजाय जितना ज़्यादा हम फ्लैटन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उसको रोकथाम कर सकते हैं, उतनी ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ जाएगी, हॉस्पिटल मैनेजेबल लेवल तक रहेंगे और बाकी जो है इकोनॉमी भी जो है हमारी ठीक रह सकेगी, ज़्यादा उसको डिफेक्ट इम्पैक्ट कम पड़ेगा। जी। अगर हम जैसा कि आपने कहा कि हम ऑलरेडी थर्ड वेव से इस वक्त गुजर रहे हैं, उसके साथ जूझ रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यानी जो करंट वेव है, थर्ड वेव, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकंड वेव? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि नॉर्मली कॉमन आदमी यही सोचता है कि दोनों वेव्स में कोविड की सीरियसनेस ज़्यादा थी। जी। कोविड अगर हो गया तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी और चांसेस भी बचने के कम रहते थे, या बच भी गए तो भी काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो इस वेव्स में उतना नहीं हो रहा है। मैं ये बात फर्स्ट क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये हमारी गलतफहमी है। कभी भी हमने इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि थर्ड वेव्स ओमिक्रॉन जो है वो उतना सीरियस नहीं है कि जितना कि दूसरे डेल्टा या अल्फा जो वर्जन्स थे कोविड के वो ज़्यादा सीरियस थे। ओमिक्रॉन भी डेफिनेटली उतना ही सीरियस है, उतना ही डेंजरस है उन लोगों के लिए जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है, कोमॉर्बिडिटीज है। और डेफिनेटली 5% आबादी जो है, मिनिमम 5% आबादी हमारी कोमॉर्बिड हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रही है पहले से। इवन 5% आबादी को भी अगर मान लीजिए कैजुअलिटीज होती है तो वो काफी बड़े पैमाने पर होगी। तो ये पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
गलतफहमी जो है हमने हमारे मन से निकाल देने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन से नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली ओमिक्रॉन से भी नुकसान होगा, हो रहा है, हम देख रहे हैं। जहां तक फर्क की बात है, संख्या के तौर पर जो है डेफिनेटली फर्क है। फेज 1 में और फेज 2 में उतनी संख्या नहीं थी जितनी कि फेज 3 में है। डेली जो है 5-6,000 केसेस आ रही है। लाइकलीहुड लगता है कि ये कहीं 1500 या 20,000 तक भी डेली जा सकती है, अगर हमने रोकथाम नहीं किया, कॉमन आदमी और सभी ने पूरी तरीके से इसमें कंप्लायंस नहीं दिया। तो जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन की बात है, हॉस्पिटलाइजेशन पहले ज्यादा रेशो में होता था, अब रेशो में कम है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल नंबर ज्यादा है तो उससे चलते अल्टीमेटली हॉस्पिटल के बेड जितने हमारे थे सेकंड वेव में तकरीबन 1800 के करीब बेड थे, अभी 2800 हो गए, 1000 का हम इजाफा कर दिया है। लेकिन उतने भी बेड भरने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जहां तक तीसरा डिफरेंस जो है यह है कि दोनों वेव्स में जो भी परफॉर्मेंस रहा या कैजुअलिटीज कम करने का जो काम रहा वो हॉस्पिटल पर ज्यादा डिपेंड रहा जी, क्योंकि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होता था, जरूरत ज्यादा पड़ती थी। अभी क्योंकि होम आइसोलेशन ज्यादा है, इसमें सिम्टम्स उतने सीरियसली पता नहीं चलते हैं, इवन पेशेंट्स को भी लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूं, होम आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अब इस फेज में थर्ड वेव में होम आइसोलेशन और उससे चलते आम आदमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों फेजेस से कहीं ज्यादा है जी, कहीं ज्यादा बढ़ गई है। चाहे होम आइसोलेशन कैसे रखा जाए, क्या प्रिकॉशंस लिया जाए, कौन से स्टेज पर उसने हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है, आपने जो मेन पैरामीटर्स है बॉडी के वो कैसे मॉनिटर करें, इन सब चीजों से रिलेटेड जो जानकारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पहले कभी नहीं थी, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आम आदमी पर आ गई है थर्ड वेव में जी। अब आम आदमी क्या करे, मतलब मान लीजिए कि मतलब क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं सो एज टू एजुकेट दिस आम आदमी की, उसे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली डूज एंड डोंट्स पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, आपके जरिए से भी, अलग अलग चैनलों के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए से आम आदमी वो सुनता आ रहा है। लेकिन तो भी मैं रिपीटेशन की ये लेते हुए भी फिर से दोहराना चाहूंगा। डूज एंड डोंट्स 2 सिचुएशन के अलग अलग हो सकते हैं। एक सिचुएशन है जब आप कोविड निगेटिव है, कोविड आपको नहीं हुआ है, और दूसरी सिचुएशन है किसी कारण कोविड से आप पॉजिटिव होते हैं। पहली सिचुएशन जो आपने कोविड नहीं हुआ है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कंप्लायंस करना, जिसमें कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और हाथ और बाकी जो हमारे चीजें हैं उनकी सफाई रखना, ये इसमें अहम है। दूसरी बात है कि जो डाइट और डेली रूटीन है वो दोनों में सेम है, चाहे आपको कोविड हो जाए तो कहीं ज्यादा कुछ एक चीजों की कंजम्पशन करनी पड़ जाएगी आपको, लेकिन ना भी हो गया तो भी अगर आपने विटामिन सी, विटामिन डी, फिर जो हरी सब्जी वाली जो दालें हैं, दाल, हरी सब्जी, उनका ज्यादा कंजम्पशन किया, मीट जो कि अदरवाइज डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसका कंजम्पशन कम कर दिया, अल्कोहल जो या जो ऐसे जो चीजें हैं उनसे दूर रहा, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। हमारी हेल्थ के साथ साथ बॉडी को मेंटली भी ठीक रखना जरूरी है। तो मेंटली ठीक रहने के लिए जो है हमने वही चीजें देखनी चाहिए, वही चीजें सुननी चाहिए जिससे कि आपका मेंटल या आपको बॉदरेशन ज्यादा नहीं होती है। जी। अगर मान लीजिए किसी कारण किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और टीवी पर या दूसरे माध्यमों पर कोविड रिलेटेड या कोई ऐसी चीजें देखने से उसको अगर बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, उनसे उससे अवॉइड करना चाहिए, उन चीजों पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिससे कि उसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रह सके। जी, एडमिनिस्ट्रेटिवली पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन्स हो गए हैं। पहली वेव में, सेकंड वेव में हमने देखा मैसिव लॉकडाउन्स किए गए, तो क्या वैसा कोई ऑप्शन अब की बार सोचा जा रहा है या दैट इज नॉट एट ऑल ऑन द टेबल? बेसिकली लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन कोई
अल्टीमेट उसमें सोल्यूशन नहीं है। हमने दोनों फेजेस में देखा। लॉकडाउन से सिंपल इतना होता है कि जो कर्व है वो कुछ एक समय के लिए आगे ढकेला जाता है। हम कर्व को जो है फ्लैटन करते हैं, जिससे चलते कि हमारी हॉस्पिटल की जो रिसोर्सेस है उतने रिसोर्सेस तक ही हम कैसे रखने में महदूद सफल होते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जी। दोनों फेजेस में ये देखा गया कि जो सिटी में कहीं आबादी है, बहुत सारी आबादी है जिनकी रोजी रोटी जो है दिन की दिहाड़ी पर डिपेंडेंट है। जी। अगर दिन में कमाया तो ही शाम को जो है घर में चूल्हा जल सकता है, ऐसी भी गरीब लोग सोसाइटी में है। गुर्बत डेफिनेटली है जी। तो उन सब चीज़ों के चलते इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी होता है जी। अभी इस फेज थर्ड में जो है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कैलकुलेशन यही है कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से पब्लिक का सहयोग मिलता है होम आइसोलेशन के लिए, होम क्वारंटाइन के लिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम 100% रखने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली जो है हमें लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। और लॉकडाउन के जो साथ साथ जो साइड इफेक्ट है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है, उससे भी हम बच सकेंगे। अभी जो है अभी के हिसाब से जो वीकेंड्स है, वीकेंड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। जो एसेंशियल चीजें हैं वही करे, यही अपील है लोगों को। जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए वो घर के बाहर निकल सकते हैं। जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं है वो जो है दूसरे दिनों में करे, यही अपील है। आगे सिचुएशन क्या रहती है उस पर डिपेंड करेगा। इवेल्युएट जो है हर हफ्ते एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में मीटिंग होती है जी। और उस पर जो है फैसला लेता है। तो एज ऑन डेट के हिसाब से जो है मुझे नहीं लगता कोई लॉकडाउन की जरूरत है। जी। तो ऑक्सीजन का की सूरत हाल क्या है कि पहले 2 वेव्स में हमने देखा कि काफी ज्यादा डिमांड होती थी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की एज फार एज ऑक्सीजन इज कंसर्न। तो अब की जो ये थर्ड वेव चल रही है तो क्या ऑक्सीजन की डिमांड पहले जैसी है, पहले से कम है या पहले से ज्यादा है? जो डेल्टा वर्सन था, डेल्टा वर्सन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की जो लास्ट एंड है, लंग्स है, उनको इम्पैक्ट करता था। जी। अभी ये जो ओमिक्रॉन वर्जन जो है, ये इनिशियल जो फेजेस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के खार के जो गला है और जो नलिका है, मुंह नाक है, उन पर ज्यादातर वो इम्पैक्ट करता है। उससे चलते ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं लग रही कि जो दोनों फेजेस में थी। जहां तक हमारी तैयारी की बात है कि तैयारी फेज सेकंड में हार्डली 24 हॉस्पिटलों में हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होते थे। कुल मिलाकर के जो है 1100 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे। बीच का जो तकरीबन 8-10 महीनों का पीरियड गया, उसमें हमने एडिशनली 37 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं। और ये 37 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के चलते जो हमारी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की जो संख्या थी, जो 1100 पहले हुई थी, अब वो 3000 क्रॉस कर चुकी है जी। तकरीबन जो है 3 गुना हमने इसमें इजाफा किया है। अपेक्षा है कि इस फेज में जो है उतने बेड्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े, लेकिन हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। जी। अब इसी से एक जुड़ा सा सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त घरों में भी मैनेज किए जा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है डिपेंडेंट रहता है बिजली पे। तो बिजली ऐसे मामलों में जब पर्टिकुलरली जब अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं तो वो बड़ी दिक्कत होती है उससे लोगों को, क्योंकि पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स को जो घरों में मैनेज किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे हैं। जहां तक घरों में जो ऑक्सीजन सपोर्टेड ट्रीटमेंट की बात है, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि नॉर्मली घरों में तब तक ही आपने रहना चाहिए जब तक आपका पल्स रेट जो है कंफर्टेबल है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है अबव 85-87 है जी। अगर इससे कम जा रही है, इवन आपके पास ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी है, तो बेस्ट वे रहेगा कि आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी कोविड डेडिकेटेड है वहां जा करके आप एडमिट हो जाए जी। वहां क्योंकि डॉक्टर्स रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, वो मॉनिटर करता है राउंड द क्लॉक आपकी सिचुएशन
ऑक्सीजन का भी सप्लाई जहां जरूरी है वहां वो दे सकता है। तो वैसे सब पेशेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। है कि आपकी बॉडी पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स मॉनिटर करते रहे थर्मामीटर से और पल्स ऑक्सीमीटर से। जब भी आपको लगता है कि नहीं आप घर पर वो नहीं रख सकते हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। जहां तक बिजली की बात आपने कही, मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये ऑन रिकॉर्ड है, फैक्ट्स है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। पिछले विंटर में पहली बार बर्फ के साथ साथ बिजली भी रही थी जी। नॉर्मली कहते हैं लोग कि जब बर्फबारी शुरू होती है तो बिजली गायब होती है, और जब तक वो रुकती नहीं, क्लियर नहीं होती है, तब तक नहीं आती बिजली भी नहीं आती। लेकिन जो है पिछले साल भी और इस साल भी जो है ज्यादातर एरियाज ने जो है बर्फबारी के साथ साथ बिजली भी बरकरार रखते हुए देखा है। इस साल हमने जो है तकरीबन 1000 मेरे फीडर्स आते हैं पूरे वादी के 10 जिलों में, उसमें से 200 फीडर्स पर जो इजाफा किया है जी। उस पर जो लोड शेडिंग होती थी उनमें लोड शेडिंग में कमी आई है जी। कहीं 6 घंटे या 8 घंटे जो है इसमें इंप्रूवमेंट है। स्पेसिफिक एरियाज की अगर बात करूं तो नौगाम है, हमारा बड़गाम का हाई रिचेस वाला जो एरिया है, लस्सीपुरा है, सुपिया का जो एरिया है, इन एरियाज के 200 फीडर्स में हमने इंप्रूवमेंट की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के डायरेक्शन से कि कहीं अगर ब्रेकडाउन होता है तो 12 घंटे में सिटीज में रिस्टोर होगा जी। और रूरल एरियाज में 48 आवर्स में रिस्टोरेशन होगा जी। वो हम कंप्लाई कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोताही नहीं जा रही है। बिजली का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब जिससे आप समझ सकते हैं कि महकमा और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी मशक्कत करते आपको बिजली अवेलेबल करवा रहा है जी। 2 दिन पहले जो हमारा आरामगढ़ है जी, अमरगढ़ को एक लाइन आती है पुंछ साइड से जी। उसका एक टावर्स की फुटिंग्स में कहीं दरारें आ गई, उससे चलते उसको हमें बंद करना पड़ा जी। उस लाइन पर तकरीबन 600 मेगावाट सप्लाई जो है हमें वादी को आता है जी। आउट ऑफ तकरीबन 1700-1800 मेगावाट में जी। 600 मेगावाट मतलब जो है इट इज क्वाइट ऑलमोस्ट 1/3 जी। लेकिन जो है पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कहीं हार्डली उसका इफेक्ट हमने पड़ने नहीं दिया है। दूसरी साइड से जो पावर सप्लाई आता था, चाहे हमारा किशनगढ़ से एक आता है और दूसरी साइड से आता है, इवन लोकल जो प्रोडक्शन होती है उरी में जी। और जो हमारे दूसरे एरियाज में, वो हमने बढ़ाया है जी। जिससे चलते कि अल्टीमेटली जो है लोगों तक उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया जी। और जो टावर जो नादुरुस्त हुआ है उसको भी वार फुटिंग पर डे नाइट करके हम रिपेयर कर रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर अंदर वो रिस्टोर हो जाएगा जी। तो टेस्टिंग की तरफ आते हैं अब। टेस्टिंग की क्या सूरत हाल है? एक जो आम लोगों की जो एक कंप्लेंट है वो ये कि वो जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स में, वहाँ पे टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन फिर
टाइमली उनको वो रिपोर्ट्स दस्तयाब नहीं हो रही हैं, या तो कोई पोर्टल खराब होता है, या फिर पहले क्या होता था कि इफ समबडी वुड टेस्ट पॉजिटिव तो फिर टेलीफोनिकली उनको इन्फॉर्म किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से, जी आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, आप खुद को आइसोलेट करिए, या ब्ला ब्ला वाला बहुत सारी चीजें डूज एंड डोंट्स बताए जाते, लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। मैं इसमें बताना चाहूँगा, ये थर्ड वेव शुरू होने के पहले रोजाना हम तकरीबन 24 से 25 हज़ार टेस्ट करते थे जी, और उसमें से मेजॉरिटी टेस्ट जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट रहते हैं जी, जिसका रिजल्ट जो है 10 मिनट में आता है। मतलब सैंपल ले लिया कि आपको आपके सामने जो है रिजल्ट बता देते हैं जी। अभी ये टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है, तकरीबन 40,000 पर डे टेस्ट हो रहे हैं जी, और उसमें भी 75% के करीब जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जी, जिसका रिजल्ट इमीडिएटली 10 मिनट में आ जाता है। जो 25% जो है जो आरटीपीसीआर टेस्ट है जी, जिनका रिजल्ट जो है नॉर्मली 6 घंटे से कहीं 12 घंटे लग जाते हैं जी, वो जो है उसमें कहीं दिक्कतें हो सकती है। मैं डेफिनेटली जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा और आरटीपीसीआर के भी रिजल्ट भी जो है जैसे पहले से कंट्रोल रूम से पॉजिटिव लोगों को बताए जाते थे वैसे ही अभी बताए जाएंगे। उसमें कहीं अगर कोई डिफिकल्टीज है तो सॉर्ट आउट की जाएगी। जहां तक आरटीपीसीआर टेस्टिंग की कैपेसिटी की बात है, हमने अभी इसी हफ्ते में 3 लैब्स उसमें एडिशनल जोड़ी है जी। एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दूसरा गांधरबल में और तीसरा जेएलएनएम में जी। तीनों के चलते जो है जो पहले टाइम लगता था डेफिनेटली उसमें कमी आ जाएगी। आप जो पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो स्कीम रिलेटेड इश्यू की बात कर रहे हैं। जी। स्कीम्स ने 4-5 दिन पहले उनका जो आरटीपीसीआर मशीन का एक मेन कंपोनेंट रहता है आरएनए एक्सट्रैक्शन, आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन में कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी, नादुरुस्त हो गई थी। 2-3 दिन उसका परफॉर्मेंस कम रहा, वो दुरुस्त हो गई है। अभी जो है जैसे पहले रिपोर्ट मिलते थे उतने ही टाइम में स्कीम्स के भी रिपोर्ट मिलने लगे हैं। जी। एक और चीज जो है कुछ प्राइवेट लैब्स को भी ऑथराइज किया गया है टेस्टिंग के लिए, लेकिन वहां पे रेट्स का बड़ा तफावत है। मतलब कोई 2,000 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 600 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 700 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 400 रुपये चार्ज कर रहा है। ये एज फार एज आई नो कि गवर्नमेंट ने तो एक सीलिंग रखी हुई है कि ये रेट होना चाहिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए, ये रैट के लिए ये रेट होना चाहिए। तो एक मनमानी सी चल रही है एज फार एज प्राइवेट लैब्स आर कंसर्न। मैं आपके जरिए से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट्स फाइनल किए हैं और वो नोटिफाई किए हैं। वो है 400 रुपीज़ पर टेस्ट। जी। कहीं अगर कोई भी लैब आपसे अगर 400 रुपये से ज़्यादा पैसा ले रही है तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स आपको पब्लिकली नोटिफाई किए गए हैं। उन कंट्रोल रूम के नंबर्स पर आप कंप्लेंट कर दीजिए, उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी की बात है, ज़्यादातर लैब जो है इसमें इस रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। 2-3 लैब जो है इस रेट पर काम करती है और काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ लोग जा रहे हैं। जी। नवगाम साइड में एक लैब है, जी, जी। वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और रिजल्ट भी जो है वो अच्छी दे रही है। जी। तो सभी लैब्स के जो ऑपरेटर्स है या लैब ओनर्स है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट के रेट नोटिफाइड है उसी रेट नोटिफाइड के अंदर आप सर्विसेज दे देंगे। ज़्यादा मात्रा में लोग अगर आपके पास आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। आप कितनी केसेस करते हैं, कितना टर्नओवर करते हैं वो मैटर करता है। तो आपने जो है कहीं भी किसी भी तरीके से इससे ज़्यादा चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। अगर पता चल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का तो आपका जो लाइसेंस है जो आपको टेस्ट करने के लिए मिला है उस पर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर सकती है। जी। डॉक्टर साहब, एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो कोविड उसका पॉजिटिव आ गया है और सिम्टम्स भी ऐसे डेवलप हो गए हैं कि उस बंदे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो अब मान लीजिए कि वो बंदा जो है वो गांधरबल में है या सोरा की विसिनिटी में है, तो ऑब्वियसली जो उनका पहला रिकोर्स होगा वो होगा सिकिम्स। लेकिन वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप इसको डीआरडीओ हॉस्पिटल खनमू ले जाइए।
अब होना तो ये चाहिए था कि दे शुड टेक इन द पेशेंट, और फिर उसके बाद अगर उसको कहीं और जाकर के भेजना है तो दैट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल, ना कि पेशेंट को ही कहा जा रहा है या उसके अटेंडेंट को ये कहा जाए कि नहीं हम इसको यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, आपको इसको वहां पे ले जाना चाहिए। व्हाट इफ उस ट्रांजिशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाए? नहीं, इसमें मैं जो है ये बात बताना चाहूँगा कि हमारी टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स जो है, जिसमें स्कीम्स भी है जी, जीएमसी भी है, सीडी हॉस्पिटल है, एसएमएचएस है, इन टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स को हमने उन पेशेंट्स के लिए रखा है जिनको बहुत इंटेंसिव केयर की जरूरत रहती है। जी। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट्स शोरा के साइड का है और वो क्रिटिकली इल है जी, उसको अगर लगता है कि नहीं शोरा में ही एडमिट होने की जरूरत है, तो वहां वो ट्रायज पर जाता है। सबसे पहले जो है हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में एक ट्रायज बना है। ट्रायज मतलब डॉक्टर रहते हैं वहां, वो देखते हैं, उनका हालात चेक करते हैं, कोविड पॉजिटिव की टेस्ट भी करते हैं और वहीं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं उतनी कोमॉर्बिडिटीज सीरियस नहीं है, तो उसी हालात में उसको वो खुनमु डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रेफर करते हैं जी, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में रेफर करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं उसकी कोमॉर्बिडिटी सिचुएशन इतनी गंभीर है, सीरियस है कि उसको हम दूसरी जगह रेफर करें तो भी अल्टीमेटली वो यहीं आने वाला है जी, तो उसको सीधा वहीं एडमिशन देते हैं। नॉर्मली वो डिजिस्ट करते हैं कि दूसरे हॉस्पिटलों में, पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स में जाए जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, जैसे डीआरडीओ खुनमु हॉस्पिटल है जी, वो एक्सक्लूसिवली फॉर कोविड है जी। लेकिन स्कीम शोरा में तो हमारी और भी स्ट्रीम चलती है। अगर गरस मज कंस कोविड गोमुत छु तम सिंद रोजनुक इंतजाम करियो अलग कमरस मज तो तमिस निश गसन विज मा मशरवियो जाह ते मास्क लगित गसन यमन बानन मंज तस चाय तो बत दियो तम गसन वार पट छलन निबर पेट मल अनमित दाद सब्जी खान चन चीज गसन असल पट छलन योताम न जरूरी आसे तो तान मनीरियो घर नबर बचन तो बुजुर्गन हुन थयो ख्याल कोविड गसन किस सूरतस मज मा अनियो पनिस दिमागस मज नाकार ख्यालात जान पट वक्त सरफ करने बापत परियो किताब या वुचियो टीवी या इंटरनेटस पे जान प्रोग्राम गरस मज अलग रोजनुक मतलब गव न कि तु सारनी निश जुदा रोजुन यह गर बचन हुंद फर्ज कि मरीजस दिन न कुन जोन महसूस करना तो तमिस सत रोजन कथ बात करान इमरजेंसी मज हेयो डॉक्टरस मशवर जरूर थर्मोमीटर सहित गज पन्ने शरीरुक ताफ तो ऑक्सीमीटर सहित गज ऑक्सीजन लेवल चेक करवन रोजुन एम्बुलेंस सर्विस रब्त करने खतर करियो 108 नंबरस पे डायल डॉक्टरी मशवर खतर हेकियो तो eSanjeevani.opd.in पे पनुन पान रजिस्टर करित तो टोकन हासिल करित कुन त किस्मच जानकारी हासिल करने बाबत करियो सेंट्रलाइज्ड हेल्थ लाइन नंबर 104 डायल जारी करने वाल नेशनल हेल्थ मिशन JNK। जी, तो हमारा प्रयास रहता है कि उन हॉस्पिटलों में फैले पेशेंट्स को भेजा जाए जो एक्सक्लूसिवली कोविड को डील करते हैं और वहां अगर मान लीजिए से 60-70% बेड ऑक्यूपेंसी आ जाती है तो फिर डेफिनेटली हम दूसरे हॉस्पिटलों में भी बेड्स पर जो है अवेलेबल करवाते रहेंगे, कोई उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी। जी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू लास्ट 2 minutes ऑफ द प्रोग्राम, सो आई लीव दीज 2 minutes एक्सक्लूसिवली टू यू कि आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से। बिल्कुल जरूर, मैं जो है आज के जो इंटरेक्शन का मेन मकसद बेसिकली आपसे इंटरेक्शन करना ही था। रऊफ रसूल जी तो इसमें एक मीडियम है आपके साथ जुड़ने का। मैं पहले तो वादी के आम आवाम को बधाई देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 100% वैक्सीनेशन करने में एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग दिया। फेज हमारा डोज फर्स्ट है या डोज सेकंड है, 100% जो है हमने अचीव कर दिया है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ये उन गुने चुने स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में है जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ है। और हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो है कोविड की सीरियसनेस उतनी नहीं होती है, हमें उतना सीरियस इलनेस नहीं होता है। अब जो है इस शुक्रिया के साथ साथ मैं आपको फिर से एक बार अपील करना चाह रहा हूं। वो अपील ये है कि थर्ड वेव आ गई है, थर्ड वेव के थ्रू हम गुजर रहे हैं। आप सब जो है टीवी पर, रेडियो पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में नंबर्स देखते होंगे कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं।
ये नंबर जो है अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली जो है बढ़ सकते हैं। अगर इनको रोक कंट्रोल में रखना है, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को बरकरार रखते हुए कोविड पर भी मात कर सके, तो हमने फिर से वही चीजें करनी है जो अब तक करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से। मास्क का कंप्लायंस जो है अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे खेद की बात है कि हम डर से जो है मास्क पहनते हैं। डर से नहीं, हमारे ज्ञान से हमने मास्क पहनने की जरूरत है। भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहें, एसेंशियल है तो ही घर से बाहर निकल लीजिए। सैटरडे और संडे जो गवर्नमेंट ने जैसे कहा है, वैसे हमने हमारे घरों में ही रहना चाहिए, जिससे कि रोकथाम करने में हमें आसानी हो सके। घर में रहने के बाद जो है हमने जो हमारा खान पान करते हैं, घर में जो हम टाइम बिताते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा, हमने वही चीजें खानी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट है। वो चीजें नहीं खानी चाहिए कि जो डाइजेशन के लिए परेशानी पैदा करती है। चाहे नॉनवेज है या कहीं अगर कोई लेते हैं तो ड्रिंक्स है, उनसे हमने परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हरे पत्ते वाली भाजियां है, सब्जियां है, दालें है या जो चावल है, वही चीजें हमने खानी चाहिए। साथ में जो विटामिन सी के जो फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट्स है, जिसमें कि लेमन है, संतरा है, मौसम्बी है, इवन हमारे यहाँ जो अवेलेबल रहता है एप्पल है, उनका सेवन जो है ज्यादा करना चाहिए। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की फिजिकल फिटनेस। वो रखने के लिए जो जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट है वो चीजें करनी चाहिए। चाहे आपको अगर मान लीजिए किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, या आपके सुगाड़ में कुछ काम करने में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वो चीजें कर लीजिए, जिससे कि आपका मेंटल बैलेंस जो है बरकरार रहे, फिजिकली मेंटली फिट रहे, इम्यूनिटी बरकरार रहे, ताकि कोविड हमें ना हो। अगर हो भी गया तो जो है हम सक्सेसफुली उसको फेस कर सके। जिनको कोविड हो गया है उन्होंने होम आइसोलेशन का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो कंप्लाई करना चाहिए। कंट्रोल रूम पर फोन करके हुए आप अपने घर पर कोविड होम आइसोलेशन किट मंगवाए। उस किट में जो है जरूरी दवाइयां है, चाहे बुखार की है, विटामिन सी की है, दूसरी है। साथ में एक पैम्पलेट है, उस पर लिखा है कि डूज एंड डोंट्स, क्या अपने घर में कौन कौन सा आहार लेना चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, वो सब गाइडेंस जो है उसमें दिया है। इवन साथ में कंट्रोल रूम के नंबर दिए हैं, जिसमें कि आपको पल्स और ऑक्सीमीटर्स के जो द्वारा कहीं अगर लगता है कि चेक करने के बाद आपको हॉस्पिटल कर शिफ्ट होने की जरूरत है, कंट्रोल रूम पर फोन कर दीजिए, एम्बुलेंस आपके घर पर आ जाएगी आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग अगर आपने जैसे 2 फेजेस में किया है, वैसा ही सहयोग आपसे मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और उसी के साथ जो है हम ये जो 3rd वेव आई है उसको भी सक्सेसफुली, जैसे दोनों फेजेस को हमने फेस किया है, कम से कम मॉर्टेलिटी रखी हुई है। इवन हमारे कंपेरेटिव दूसरे डिवीजन से भी अगर कंपेयर करें, दूसरे स्टेट से कंपेयर करें, तो यहाँ लीस्ट मॉर्टेलिटी है वादी में। वही सेम परफॉर्मेंस जो है हम 3rd वेव्स में दे सकते हैं, बशर्ते कि हम सबका आपको सहयोग है। शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, इससे अच्छा कंक्लूजन तो प्रोग्राम का हो नहीं सकता है। ड्यूकम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।